वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एजुकेशन पैराडाइज। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 19 मार्च को हिंदी का क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसकी तैयारी कैसे करें, उसमें क्या पढ़ें, तो हिंदी में कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर पाएँ और पेपर को अटैम्प्ट कैसे करें, उसके बारे में मैं आज आपको फुल डिटेल बताने वाली हूँ। 2019 का सैम्पल पेपर आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है। मैं इसमें आपको हर चीज़ बताऊँगी डिटेल में, आपको कैसे हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहले मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन पेपर में आपके पास 4 सेक्शंस होंगे, क ख ग और घ। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करनी है। बीच में इंटरनल चॉइस कहीं कहीं दी है उन्होंने, वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले खंड क में अपठित गद्यांश आएगा, उसको आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। पेपर यहीं से स्टार्ट कीजिए, अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए और इसको 2 बार रीड करिए, उसके बाद इसके आंसर्स लिखिए, तभी आप अच्छे से इसको अटैम्प्ट कर पाओगे। अगर आप इसको एंड में छोड़ दोगे तो आप जल्दी जल्दी में पूरी तरह से इसको नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन को शुरू में ही सॉल्व कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आप बाद में इसके क्वेश्चंस रीड करिए। किस प्रकार के इंसान सुखी होते हैं और क्यों? अब पैराग्राफ में से इसका आंसर ढूंढिए। कोई जल्दबाजी मत कीजिए, बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिएगा और आराम से इसके आंसर्स ढूंढिएगा, क्योंकि इसमें नंबर लेने बहुत ही ईजी हैं, तो इसमें से कोई नंबर मत कटवाना। इसमें आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फर्स्ट गद्यांश में। सेकंड क्वेश्चन है, संदेहवादी कौन होता है, वह निरंतर किस स्थिति से गुजरता रहता है। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको पैराग्राफ में से मिल जाएंगे। संदेहवादी लोग के सुख और परलोक के अनादर से वंचित क्यों रह जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, संदेहवाद से पीड़ित व्यक्ति निरंतर किस प्रकार की अनुभूति से व्यथित रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन, गद्यांश का शीर्षक देना है। तो इसके आंसर्स अब कैसे लिखने हैं वो हम देखते हैं। तो ये हैं आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है, वे इंसान जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं या जड़ता में रहते हैं वे सुखी रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे उन चीज़ों को जो उनके वश में नहीं है ईश्वर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। अब देख सकते हैं बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ये पैराग्राफ में से ही मिल जाएगा। थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, वो आप कर सकते हो, वैसे इसका आंसर पैराग्राफ में से मिल जाएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, संदेहवादी वे होते हैं। उन्होंने पूछा संदेहवादी कौन होते हैं। संदेहवादी वे होते हैं जो ना जड़ता को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तथा ना ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह नकारते हैं। वे निरंतर वेदना में रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, संदेहवादी लोग के सुख से इसलिए वंचित रहते हैं क्योंकि वे जानवर बनकर जीने को तैयार नहीं हैं और परलोक के अनादर से इसलिए वंचित रहते हैं क्योंकि विज्ञान उनका समर्थन नहीं करता। फोर्थ क्वेश्चन, संदेहवाद से पीड़ित व्यक्ति निरंतर व्याकुल रहता है तथा रह रहकर अपनी समाप्ति की कल्पना करके व्याकुलता का रेचन करता है। फिफ्थ क्वेश्चन, शीर्षक देना था, सुख दुख की परिकल्पना या अन्य कोई उपयुक्त शीर्षक आप दे सकते हो। सुख दुख की परिकल्पना हमने यहाँ पर दिया है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरी लाइन्स नहीं लिख के आनी, शीर्षक में प्रॉपर टाइटल होना चाहिए और वो उसको पैराग्राफ को डिस्क्राइब करता होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन, वो है काव्यांश। इस काव्यांश को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। काव्यांश को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। अब काव्यांश आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसके क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं, कवि का देश को महाशील की अमर कल्पना कहने से क्या तात्पर्य है। वो कोई भी बीच में से वर्ड उठाकर आपको उसका मतलब पूछ सकते हैं और इस कविता में क्या तात्पर्य है वो पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं काव्यांश में। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, भारत देश पुराना होते हुए भी नित्य नूतन कैसे है। थर्ड क्वेश्चन, देश का सत्कार प्रकृति किस प्रकार करती है, काव्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मिलेंगे इसके आंसर्स आपको काव्यांश में से ही, पर इसको थोड़ा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। डायरेक्ट आप आंसर इसमें से नहीं लिख सकते, आपको मॉडिफाई करके इसको समझ के फिर इसको अटैम्प्ट करना है। देखिए यहाँ पर आंसर लिखें, कवि का तात्पर्य है कि यह देश नैतिक मूल्यों की आधारशिला है। समाज में जब तक नैतिक मूल्य रहते हैं तब तक वह जीवित रहता है, अतः कवि देश को महाशील की अमर कल्पना कहा है। प्रॉपर आप देख सकते हैं उन्होंने रीज़न एक्सप्लेन किया है, तो इसी तरह आपको भी अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है परंतु सामान्यवादी दृष्टिकोण के कारण यहाँ नए विचारों को अपना लिया जाता है, इसी कारण भारत देश सदैव नया रहता है। उन्होंने पूछा था भारत क्यों नया रहता है, उसी का आंसर इन्होंने एक्सप्लेन किया है।
थर्ड क्वेश्चन, प्रकृति में बादल भारत का नमन करते हैं, सागर उसके पैर धोते हैं, यहाँ लाखों खेत लहलहाते हैं, नर्मदा ताप्ती सिंधु और गोदावरी नदियाँ सदियों से यहाँ पवित्र जल उपलब्ध करवाती रही हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में चॉइस भी आई हुई है। एक और काव्यांश है, आपको दोनों में से जो समझ लगे आप उसको अटैम्प्ट कीजिए, पर काव्यांश को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। मैं बार बार कह रही हूँ काव्यांश को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये एक बार पढ़ने से समझ नहीं लगता, तो इसको 2-3 बार पढ़ के फिर इसके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिएगा। खंड ख आ जाता है। इसके बाद इसमें शब्द कब पद का रूप ले लेते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये व्याकरण में से क्वेश्चन आया है और इसमें भी चॉइस आई है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। जब तक शब्द कोश में या स्वतंत्र रूप में रहते हैं तब तक वे शब्द कहलाते हैं, परंतु जब वे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद बन जाते हैं। तो उन्होंने पहले लिखा कि कैसे शब्द जो हैं वो पद बन जाते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, तो आप भी एग्जाम्पल ज़रूर दे के आना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। कमल, स्वतंत्र राज्य, कमल कीचड़ में खिलता है, यहाँ कमल पद है। उसके बाद इसमें चॉइस में जो क्वेश्चन आया है वो है पद कहलाने के लिए शब्द को अपने स्वरूप में क्या परिवर्तन लाना पड़ता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको दोनों में से जो भी क्वेश्चन सही लगे, जो आपको आता हो, वो उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण कीजिए। फर्स्ट है बालक रोया और चुप हो गया, इसको सरल वाक्य में चेंज करना है। ये तो बहुत ईजी होते हैं, पर इसको ध्यान से कीजिए। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। बालक रो रो कर चुप हो गया। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। अगला है तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ, इसको मिश्र वाक्य में चेंज करना है। तो इसका आंसर होगा तुम वहाँ चले जाओ जहाँ गाड़ी रुकती है। वह पत्रिका पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया, इसको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। उसे पत्रिका पढ़नी थी इसलिए वह पुस्तकालय गया। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। समास विग्रह भी करना है और समास का नाम भी लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फर्स्ट है स्नेह मगन, सेकंड है अंधकूप, थर्ड है शताब्दी। तो इसका समास में विग्रह करते हुए हमारे पास आंसर आएगा इसका स्नेह में मगन, और ये है तत्पुरुष समास। आप समास को अच्छे से इसके भेदों को पढ़ के जाइए, तभी आप इसका नाम लिख पाओगे। अंधा है जो कूप, कर्मधारय समास है ये। शत अब्दों का समाहार, ये है द्विगु समास। ख पाठ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह को समस्त पद में परिवर्तित करके समास का नाम लिखिए। इसमें से आपको किन्हीं 2 के लिखने हैं। झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में, पतझड़, उसको पतझड़ कहते हैं, और ये क्या कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। इसके बाद है पेट भरकर, भर पेट, अब यही भाव समास है ये। इसके बाद नेक्स्ट है सुख और दुख, सुख दुख, ये है द्वंद्व समास। इसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो जैसे आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी चॉइस हमें दी गई है, 3 में से आपको 2 करने हैं, कहीं यहाँ पर आपको 4 वाक्य करने हैं 5 में से। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री पहुँचे, तो इसको जब हम शुद्ध करेंगे ये बनेगा प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर पहुँचे। अगला गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा। नेक्स्ट, उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे, उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। केवल मात्र यहाँ 2 पुस्तकें हैं, यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। 7th क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरों द्वारा कीजिए। वह स्वभाव से इतना उग्र है कि बात बात पर डैश है, इसमें आपको मुहावरा भरना है और वो सही होना चाहिए मुहावरा। इसको ध्यान से सोचिए, 2-3 बार पढ़िए, तब आपको मुहावरा दिमाग में आ जाएगा, तो उसको लिखिए। वह स्वभाव से इतना उग्र है कि बात बात पर डैश है, तो इसका आंसर है तलवार खींचना। इसकी जगह पर अगर आपको कोई और मुहावरा उचित लगता है तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकंड, गुप्तचर विभाग का काम यही है कि वह असामाजिक तत्वों की प्रत्येक गतिविधि पर डैश नज़र रखना या नज़र रखे। आपको कोई और सही लगता है तो आप वो भी मुहावरा यहाँ पर लिख सकते हैं। ततारा किनारे पर खड़ा वामीरों की डैश था, बाट जोहना। नेक्स्ट, खंड ग, इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क प्रश्न, लेखक ने व्यवहारिकता को समाज के लिए अच्छा क्यों नहीं माना। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने चैप्टर का नाम नहीं दिया, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो
उस हिसाब से आप इसका आंसर लिखिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो इसका हमने आंसर ऐसे लिखा है। केवल व्यक्तिगत काम के लिए सजग, हानि लाभ का हिसाब उठाकर कदम उठाते सबकी बजाय केवल अपने हित की बात, समाज के प्रति दायित्वों में भी आदर्श का प्रयोग भी केवल व्यक्तिगत हित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र के किनारे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना ली थी। समुद्र की ज़मीन हथियाली। यही प्रक्रिया बढ़ती गई, समुद्र को गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना कम गुस्सा आता है, परंतु जब आता है तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। एक रात गुस्से में 3 जहाज़ों को फेंक दिया। ये थोड़े हिंट्स हैं, तो आपको इसको ही एक्सप्लेन करना है, यही इसका आंसर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ज़्यादा लेंथी इसको नहीं लिखना, प्रॉपर होना चाहिए, पर्टिकुलर टू द पॉइंट होना चाहिए। जो पूछा है उसका आंसर देना है। तंतारा की तलवार के बारे में लोगों की क्या राय थी? तंतारा की तलवार के बारे में लोग सोचते थे कि तलवार में कोई दैवी शक्ति थी। लकड़ी के होने के बावजूद भी वह विलक्षण रहस्यों से भरी हुई थी और उसके अंदर कुछ दैवी शक्ति थी, लोग ये मानते थे। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद एक और उन्होंने बीच में चॉइस दे दी है। काउंसिल की ओर से क्या नोटिस निकला? काउंसिल की ओर से नोटिस निकला कि ठीक 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसके बाद है 9th क्वेश्चन, पाठ बड़े भाई साहब के आधार पर छोटे भाई के व्यक्तित्व का चित्रण कीजिए। यहाँ इसमें चॉइस आई है, वजीर अली सच्चे मायने में जाबाज सिपाही था, कथन की पुष्टि कीजिए। तो इन दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपको थोड़ा लेंथ इसकी बढ़ानी पड़ेगी। 2 मार्क्स में शॉर्ट लिखना है और 5 मार्क्स में थोड़ा लॉन्ग लिखना है। इसमें थोड़े से हिंट्स दिए गए हैं, तो आप इसको एक्सप्लेन करिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पढ़ा था, बड़े भाई साहब चैप्टर में से जो आया है, क्या क्या बताना है इसमें, वो पॉइंट्स लिखे गए हैं। छोटे भाई का व्यक्तित्व बताना है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, प्रतिभावान छात्र था, बड़े भाई का आदर करता था, वो भाई के प्रति सहानुभूति व श्रद्धा, मैदान के खेलों में रुचि व भोलापन। इसको आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। इसकी एग्जांपल्स भी देनी है आपको, अपने पॉइंट को पूरा जस्टिफाई करना है। जो भी आप लिख रहे हो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको चैप्टर में से क्या क्या इंसिडेंट हुए उसकी एग्जांपल्स देनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, बिहारी के दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सच्चे मन में ईश्वर बसते हैं। कैसे कि सच्चे मन में ईश्वर बसते हैं? तो इसका आंसर, सच्चे मन में ईश्वर का वास, कच्चे मन वाले व्यर्थ में ही नाचते हैं। इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली। भक्ति ना होने पर भी तिलक, माला, चादर, राम नाम आदि पहनकर भक्ति का केवल ढोंग करते हैं। ईश्वर जो है वो सच्चे मन में निवास करते हैं, ना कि इन ढोंग करने वालों के मन में। सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधना सैनिक देशवासियों से अपेक्षा रखते हुए मृत्यु से गले मिलने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। कवि ने तालाब की समानता किससे की है? तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई गई है। इसमें एक चॉइस भी आई है, मीरा श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए क्या करने को तैयार है? मीरा श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए उनकी सेविका बनने को तैयार है। 11th क्वेश्चन, आत्मत्राण कविता अन्य प्रार्थनाओं से किस प्रकार अलग है? इसमें क्या अलग है चीज़ है आत्मत्राण कविता में, उसको एक्सप्लेन करना है। इसमें एक चॉइस भी आई है, कबीर के दोहों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको आत्मत्राण कविता के बारे में बताना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल्स ले लेके एक्सप्लेन करना है और अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करना है। आत्मत्राण कविता में कवि ना तो ईश्वर से कठिनाइयों को कम करने की प्रार्थना करते हैं, ना किसी प्रकार की सहायता की मांग करते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना स्वयं करना चाहते हैं। वह स्वयं स्वस्थ रहकर धैर्यवान बनकर केवल भलाई एवं ईश्वर के प्रति धन्यवाद रखने में विश्वास रखते हैं। कबीर के दोहों की प्रासंगिकता स्पष्ट करनी है। इसमें आपको बताना है कबीर के दोहे जो हैं वो बहुत ही सरल भाषा में लिखे गए हैं, सार्थक मीठी वाणी का प्रयोग किया गया है। आपसी विश्वास, अहंकार को समाप्त करने का संदेश, झूठे पखंडों का विरोध, इसके बारे में आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। 12th क्वेश्चन, हरिहर काका पाठ के आधार पर बताइए कि धर्म के नाम पर किस तरह साधारण जन की भावनाओं से खेला जाता है, अथवा विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ सपनों के से दिन में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में विचार प्रकट कीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने पहले बताया। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हरिहर काका वाला, हरिहर काका पाठ में धर्म के नाम पर सीधे साधे गांव के लोगों को ठाकुरवाड़ी
के नाम पर बेवकूफ़ बनाना, धर्म के ठेकेदारों द्वारा जैसे महंत इत्यादि के द्वारा केवल आराम से ठाट बाट का जीवन व्यतीत करना, लोगों से पैसा ज़मीन हड़पना, समय आने पर गुंडागर्दी मारपीट का या हिंसा पर उतर आना, जैसे काका से जमीन हथियाने के लिए पहले बहलाना फुसलाना, फिर ना माने उन्हें बंधक बनाकर जबरदस्ती अंगूठा लगवाना इत्यादि। ये सब पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन करने हैं। खंड घ, इसमें 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 to 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। प्लास्टिक की दुनिया, इसमें थोड़े से आगे उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट दिया है कैसा शासन बिन अनुशासन, अनुशासन की महत्व बताना है इसमें मेनली। सपने में अंतरिक्ष की यात्रा, इसमें आपको अपनी इमेजिनेशन से लिखना है अंतरिक्ष की यात्रा के बारे में। आपको तीनों में से जो भी आता हो आप उसके पहले पॉइंट्स जो इसमें लिखे हैं उनको ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए, आपको आइडिया भी हो जाएगा आप कैसे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए एक एक पॉइंट को लेकर उसको जस्टिफाई करते हुए उसके बारे में बताते हुए आपको अनुच्छेद लिखना है। एंड में उसको कंक्लूड करने की कोशिश भी ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि हम क्या इसमें सोल्यूशंस दे सकते हैं वो एंड लाइन्स में आप ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। इसके बाद आ जाता है 14th क्वेश्चन, अपने सेवानिवृत्त पूर्व अध्यापक को उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापन पत्र लिखिए। आपको एक और चॉइस दी गई है, कक्षा के प्रतिनिधि होने के नाते गणित विषय को बेहतर करने के लिए कक्षा की तरफ से गणित विषय के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। दोनों में से जो भी आपको आता हो वो उसको आप अटेम्प्ट कीजिए और प्रॉपरली इसका जो फॉर्मेट है उसको ज़रूर लिखिए। मार्क्स कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं, जो अनुच्छेद था उसमें प्रारूप 2 अंक का है, विषय वस्तु 2 अंक की है और भाषा के लिए 1 अंक है। इन तीनों को आपको ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना है, तभी आपको 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। 14th क्वेश्चन में आपको पत्र लिखना है, इसमें भी पत्र प्रारूप 2 अंक, विषय वस्तु 2 अंक और भाषा 1 अंक है। इसके बाद 15th क्वेश्चन, आप अपने विद्यालय में एनसीसी के छात्र प्रतिनिधि हैं, गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में हिस्सा लेने में इच्छुक छात्रों हेतु 25 से 30 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। सूचना भी है तो सूचना को भी अच्छे से आप करके जाइएगा, इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा ही, इसमें चॉइस ज़रूर आएगी पर सूचना को आपको अटैम्प्ट ज़रूर करना पड़ेगा। ये पार्ट आप जितने अच्छे से आप अट्रैक्टिव बनाकर प्रॉपरली हर पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें से और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। 16th क्वेश्चन, जल भराव की शिकायत लेकर गए नागरिक और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच होने वाले संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। संवाद भी जो है वो कुछ इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, तो उसमें जो बातचीत हो रही है वो भी मीनिंगफुल होनी चाहिए वो। 17th क्वेश्चन, कुछ व्यक्तिगत कारणों से आपने अपने नाम में कुछ बदलाव किए हैं, उससे संबंधित लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। अथवा गर्मियों की छुट्टियों में आपने एक नृत्य संस्थान खोला है, उससे संबंधित लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। ये जो विज्ञापन होता है ये मोस्टली जो बेस्ड होता है वो अट्रैक्टिवनेस पर बेस्ड होता है, तो इसको जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सके उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाइए। जो भी लैंग्वेज आपको लिखनी है वो शॉर्ट होनी चाहिए, आपको जो लिखना है वो शॉर्ट होना चाहिए और उसके मीनिंगफुल होना चाहिए, वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। कम शब्दों में ही आपको ऐसा लिखना है कि वो पूरी हर चीज़ को एक्सप्लेन करे। ये सब कुछ जो मैंने आपको टिप्स दी हैं ये आपको पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी और आप पेपर में फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही स्कोरिंग है, तो इसमें से आपको जितने ज़्यादा मार्क्स हो सके उतने मार्क्स लेने हैं, तो आप मेरी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अपना पेपर इसी तरह अटैम्प्ट कीजिएगा। हाँ, और एक और बात, इसमें आपकी हैंडराइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कटिंग बहुत कम कीजिए तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपको ये आंसर्स और ये क्वेश्चंस PDF फॉर्म में भी दे दूंगी ताकि आप इसको अच्छे से एक बार दोबारा रीड कर सकें। मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो अलग से बनाई है, तो आप उन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।